यहाँ तक जो कल किया था हम लोगों ने, तो उसमें कुछ चीजें रह गई थी, वो कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट में ना एक टर्म और डिफाइन किया था हम लोगों ने, गामा, और गामा को डिफाइन किया था CP बाई CV, और वो 1+2/f था। तो यहाँ से हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि f/2 की वैल्यू निकालें अगर, तो ये f/2 की वैल्यू आती है 1/γ-1। इससे गामा इज 1+2/f, इससे f/2, और ये वाली वैल्यू यहाँ रख दें अगर, तो C ऑफ अ पॉलीट्रॉपिक R f/2 को रिप्लेस कर सकते हो, तो ये हो जाता है R/γ-1 और प्लस R डिवाइडेड बाई 1 - स्मॉल x। कल वाली क्लास का ही जो थोड़ा सा पार्ट 10-15 मिनट का रह गया था, वो कंप्लीट कर दें पहले। ठीक है, यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब इसमें ना एक्चुअली एक क्वेश्चन आता है, वो मेंस और एडवांस दोनों में ही आता है, कि जो ये x है इसकी एक रेंज निकालने को आती है। मतलब वो ये पूछते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ स्मॉल x जो ये हीट कैपेसिटी है, दैट मीन्स की कैपिटल C की वैल्यू ये नेगेटिव आएगी या फिर पॉजिटिव आएगी, ये क्वेश्चन पूछते हैं। x की क्या वैल्यूज होनी चाहिए जिसमें कि ये पूरा आंसर आपका नेगेटिव आंसर आ जाए, मतलब हीट कैपेसिटी नेगेटिव आए। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम का पावर लगा है, ये पावर कितनी होनी चाहिए, वॉल्यूम के ऊपर कितनी पावर होनी चाहिए, ताकि इस प्रोसेस में जब हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करे तो वो नेगेटिव आ जाए और उसका फिजिकल मतलब भी बताए कि नेगेटिव हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। तो ये एक नॉर्मल इनइक्वलिटीज है भाई, C = R/γ-1 + R/1 - x, और इसको नेगेटिव करना है मेरे को, ये वैल्यू लेस देन 0 करनी है। तो ये इनइक्वलिटीज मैथमेटिक्स का सॉल्व करके देख सकते हैं यार, क्या आंसर आएगा। R/γ-1 + R/1 - x लेस देन 0। तो डिटेल वर्किंग में नहीं जा रहा, बट आप अपना हिसाब से करना, बिकॉज R/γ-1 + R/1 - x लेस देन 0 आगे थोड़ी सी मैथ लगेगी। जो आंसर आएगा उसका ये आएगा, आंसर बता दे रहे हैं आपको, x की वैल्यू मोर देन 1 होनी चाहिए और लेस देन गामा होनी चाहिए, ये इसका आंसर है। बट मैं बोलूंगा ये कि अपने आप करो इसे इनइक्वलिटी को सॉल्व करके देख लो कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो और गामा से कम होगी, तो ऑटोमेटिकली ये पूरी टर्म नेगेटिव वैल्यू आएगी, बिकॉज गामा 1 से बड़ा होता है। इसका ध्यान रखना है कि गामा की वैल्यू हमेशा ही 1 से बड़ी होगी। CP बाई इट इज 1 + 2/f, so it is always more than 1। यस सर। तो इसका अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब कि अब जैसे गामा इज 1+2/f, तो अगर हम गामा की बात करें तो पहले इसको देख सकते हैं। 1+2/f के हिसाब से गामा मोनो एटॉमिक गैस के लिए, गामा डायटॉमिक गैस के लिए और गामा पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। और इसमें हम वाइब्रेशंस कंसिडर नहीं करेंगे, तो नॉर्मल डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेंगे। तो मोनो में 1+2/3 ये वैल्यू 5/3 आती है। डायटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉर्मल कंडीशंस में 5 रखते हैं, तो 1+2/5 यानी कि कुल मिला के 7/5। और पॉलीएटॉमिक में 6 रखेंगे तो 1+2/6 8/6 यानी कि 4/3। और इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि अगर वॉल्यूम की जो पावर लगी हुई है, अगर वो 1 और गामा के बीच में है कहीं पर, तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू माइनस में जाएगी, जिसका फिजिकल मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव हीट कैपेसिटी का फिजिकल मतलब तो वो डेफिनेशन से ही आएगा। डेफिनेशन कहता है कि जो हीट कैपेसिटी है दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, dQ/n/dt। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो dt होगा दैट इज dQ डिवाइडेड बाय n इंटू सी, चेंज ऑफ टेम्परेचर बराबर dQ डिवाइडेड बाय n इंटू सी। और थर्मोडायनेमिक्स में एक बड़ा फेमस कन्वेंशन है, थर्मोडायनेमिक्स में एक कन्वेंशन ये होता है कि अगर हमें हीट गिवन टू गैस है,
साइन कन्वेंशन जिसको कहते हैं। तो हीट गिवन टू गैस में हम ये कहते हैं कि जो dq होगा उसका साइन पॉजिटिव रखते हैं, और अगर हीट रिलीज्ड बाय गैस है देन आप उसमें साइन जो रखते हो यानी कि dq वो एक नेगेटिव वैल्यू में रखते हैं, नेगेटिव साइन। अब अगर c की वैल्यू नेगेटिव है तो ध्यान से देखना, अगर c लेस देन 0 है और आपसे कहा जाए कि हीट गिवन टू द गैस है, जिसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हीट गिवन टू द गैस, दैट मींस कि dq पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर में जो dq है ये पॉजिटिव है, बट अगर c की वैल्यू नेगेटिव है मतलब dq पॉजिटिव एंड c नेगेटिव, तो करस्पॉन्डिंग dt की वैल्यू माइनस में जाएगी। So if C is negative and the heat is given to gas, dt is negative implies temperature of gas reduces, temperature will decrease। जो थोड़ा सा ऑब्वियस नहीं लगता कहीं से सुनने में कि गैस को हीट कर रहे हैं, अजीब सा लगता है कि गैस को हीट किया जा रहा है उसके बावजूद भी उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। और उल्टा होता है, अगर हीट रिलीज्ड बाय गैस है, हीट इज रिलीज्ड बाय द गैस मतलब उसमें से हीट बाहर निकल रही है, तो नॉर्मल कंडीशंस में किसी भी जगह से अगर हीट निकलती है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। बट हीट रिलीज्ड बाय गैस में dq नेगेटिव साइन का है, नीचे भी नेगेटिव साइन, नेगेटिव न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर, ओवरऑल पॉजिटिव, यानी कि dt पॉजिटिव, टेम्परेचर राइज करता है उसका, मतलब अनयूजुअल बिहेवियर इसको बोलते हैं, अनयूजुअल बिहेवियर। ये सिर्फ तब होते हैं जब मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव आ जाए, और मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव आने के चांसेस हैं, काफी हद तक है, वो तभी आएगा जब x की वैल्यू इस रेंज के अंदर है 1 और गामा के बीच। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि अ मोनोएटॉमिक गैस एक्सपेंडेड, अ मोनोएटॉमिक गैस एक्सपेंडेड बाय, और उसका इक्वेशन दिया जाए PV expanded by PV to the power 6/5 as a constant value. A monatomic gas expanded by PV to the power 6/5 as constant. और मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ऑप्शन ए, आपसे कहा जाए कि टेम्परेचर विल राइज। ऑप्शन बी, टेम्परेचर विल डिक्रीज। ऑप्शन सी, हीट गिवन टू गैस, और ऑप्शन डी, हीट गिवन बाय द गैस। मोर ऑप्शंस डाल सकते हैं, ऑप्शन ई डाल दो आप, रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, कई सारे ऑप्शन डाल सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज एंड सपोज एफ ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन और मेन एडवांस दोनों में पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, सबसे पहले जो इक्वेशन है वो देखिए, PV to the power 6/5 एज कांस्टेंट, और मोनोएटॉमिक गैस की बात की जा रही है जिसका गामा, वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मोनोएटॉमिक गैस 5/3। तो अभी ये चेक करा जाए कि जो वॉल्यूम की पावर है यानी कि 6/5, ये इस गामा से ज्यादा है या फिर गामा से कम है, ये कंफर्म करते हैं। मतलब क्या ये 1 और गामा के बीच में है? तो 1 से तो ज्यादा है, 6/5 इज मोर देन, सी बात है 6/5, ये तो क्लियर है 1 से ज्यादा है। क्या ये 5/3 से कम है, लेस देन 5/3 है, या फिर मोर देन 5/3 है? तो 6/5 इज ऑब्वियसली लेस देन 5/3, यानी कि ये 1 और गामा के बीच में आ गया। वॉल्यूम की पावर जिसको कि x कह रहे हो, बिटवीन 1 एंड गामा, जो कि हमारी कंडीशंस होती है नेगेटिव हीट कैपेसिटी की, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो एक नेगेटिव वैल्यू,
बिकॉज जो इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम, पावर ऑफ द वॉल्यूम इज बिटवीन 1 एंड गामा। ये इसको कंफर्म करने का तरीका है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सपेंडेड, मतलब कि एक्सपेंड करने का मतलब सीधा सा होगा कि वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है इसका। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो आप। ना टेम्परेचर के बारे में क्या होगा, तो उसके लिए मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे। और वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन बना सकते हैं इसके थ्रू, मतलब गैस इक्वेशन का यूज करके। पी वी टू दी पावर 6/5 है, इसको यूज करें इधर। पी को ले लेते हैं एन आर टी डिवाइडेड बाई वी, एंड दिस वी टू दी पावर 6/5। EV to power 1/5. तो टी वी टू दी पावर 1/5 इज कॉन्स्टेंट। अब आप खुद बताओ, अगर ये चीज आ रही है और वॉल्यूम, मतलब ये टर्म अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसको अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है जो साइड में टेम्परेचर वाला टर्म है वो डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट अगर आ रहा है, तो ये फैक्टर अगर बढ़ेगा तो ये वाला फैक्टर कम होना चाहिए। तो एक बात क्लियर हो गई कि टेम्परेचर इस प्रोसेस में डिक्रीज होने जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन। अब सी और डी में ज्यादातर लोग गलतियां कर जाते हैं, मतलब क्योंकि कई सारे लोग ये मानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है कि हीट दिया जा रहा है। एक्चुअली टेम्परेचर का राइज और टेम्परेचर का फॉल, राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर सिर्फ हीट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो साइमल्टेनियसली मोलर हीट कैपेसिटी के साइन पर भी डिपेंडेंट है, और मोलर हीट कैपेसिटी का साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो जब भी आपको ये डिसाइड करना हो, तो ये जरूर देखा करो कि मोलर हीट कैपेसिटी का साइन कैसा चल रहा है। इस क्वेश्चन में नेगेटिव साइन चल रहा है और टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब dt नेगेटिव है। तो dt अगर नेगेटिव है, c की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब dq की वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर dq की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट गिवन टू द गैस, यानी कि सी ऑप्शन। और इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी के केस में जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था लास्ट क्लास में, NRF/T/2। तो इसका तो सीधा सीधा टेम्परेचर के प्रोपोर्शन में चलता ही, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो करस्पॉन्डिंगली यू भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो यू राइज करेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है, ऑप्शन एफ। सर एक बार फिर से बता दीजिए, dt नेगेटिव कैसे हुआ? dt नेगेटिव इस रिलेशन से हो रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन से। मतलब क्योंकि t मल्टीप्लाइड बाय v टू दी पावर 1/5 कांस्टेंट है, और बात एक्सपेंशन की हो रही है। एक्सपेंशन मतलब कि वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है आपका, तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर कम होगा, ये मैथमेटिकली देखा जा रहा है। ओके सर। और टेम्परेचर कम हो रहा है और सी नेगेटिव है, इस पर बहुत ध्यान देना खास तौर से, क्योंकि यहीं से गलत होता है। टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब dt नेगेटिव, सी इसलिए नेगेटिव है, मतलब हीट कैपेसिटी इसलिए नेगेटिव है क्योंकि वॉल्यूम की जो पावर है वो 1 और गामा के बीच में है, तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, इसलिए dq पॉजिटिव, मतलब कि हीट गिवन टू द गैस। और इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, वहां से देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर डाउन होगा तो साथ में इंटरनल एनर्जी भी डाउन जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आया समझ में या कुछ समझा फिर से एक बार, कोई और डाउट है तो? आ गया सर। ठीक है, तो ये रेंज ध्यान रखिएगा, 1 से गामा वाली रेंज, मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर x की वैल्यू 1 और गामा के बीच में है, तो आप श्योर हो जाना कि हीट कैपेसिटी माइनस में आ सकती है। या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि इज इट पॉसिबल टू हैव नेगेटिव हीट कैपेसिटी, आंसर है कि हाँ ये भी पॉसिबल है। हीट कैपेसिटी माइनस से लेकर के प्लस के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों। अच्छा, ये तो मैंने ना आपसे डायरेक्ट पूछ लिया। अब कंसेप्ट यही होता है, लेकिन पूछने का तरीका बदल जाता है कभी कभी, और हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार नया क्वेश्चन कोई आ गया। कोई नया क्वेश्चन नहीं होता। मैं इसी कंसेप्ट को, मतलब इसी चीज को एक अलग तरीके से ऐसे पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम इज
आपसे ये कह दिया जाए कि जो रिलेशन है, सपोज P T to the power 1/3 इज कांस्टेंट, और आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस की हीट कैपेसिटी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, सिर्फ ये बताना है आपको। मतलब ऑप्शन ही यही है, द मोलर हीट कैपेसिटी इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी द मोलर हीट कैपेसिटी इज नेगेटिव, सीधा सा रूल। फर्दर ऑप्शंस और क्रिएट कर सकते हो, लाइक सी एंड डी, एंड दिस गैस इज अ डायटोमिक गैस। एक डायटोमिक गैस है, उसका प्रोसेस है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पॉजिटिव हीट कैपेसिटी, ऑप्शन बी कह रहा है नेगेटिव हीट कैपेसिटी, सी ऑप्शन कह रहा है when internal energy increases, the gas will expand. एंड ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन डी चाहो तो आप इसको रिवर्स करके बना सकते हो कि व्हेन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस द गैस विल कंप्रेस, बट वो मैं जानबूझ के नहीं बना रहा, बिकॉज जब इसको हम वेरीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली सही आंसर मिल जाएगा आपको। मैं डी ऑप्शन कुछ और देने जा रहा हूँ, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय गैस टू द increase in the internal energy, इंक्रीज की जगह ज्यादा बेटर वर्ड होगा चेंज, टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ कांस्टेंट वैल्यू। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई एक ऐसा ऑप्शन फंस जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम डिफर्स, और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है। कौन सा? सी सी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमें पूरी बातें, अपने क्लास नोट्स की बातें पूरी तरीके से याद नहीं आ रही होती। मतलब ये तो याद आ रहा होता है कि क्लास में कुछ ऐसा बताया गया था कि वन और गामा के बीच में, लेकिन मैं वन और गामा के बीच में जो बात कर रहा हूँ वो वॉल्यूम के पावर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर है, तो अपने कंसेप्ट को लगाने से पहले ये श्योर कर लो आप कि पहले आप P और V में जाइए, तो वो गैस इक्वेशन से लाओ, यहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच क्या रिलेशन बनेगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो P और टेम्परेचर को वापस से PV अपॉन NR एंड टू दी पावर 1/3 एज अ कांस्टेंट, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे ख्याल से ये PV की पावर 1/6, 1/4/3 और 1/3 1/4 आएगा इसमें, तो 1/4 आएगा। PV टू दी पावर 1/4 इज अ कांस्टेंट। अब वॉल्यूम की जो पावर है 1/4 वो 1 से छोटी होगी, 1/4 ये लेस देन 1 आएगा। और नेगेटिव हीट कैपेसिटी के लिए कंडीशंस ये है कि जो एक्स होना चाहिए वो 1 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन गामा से छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तभी सी नेगेटिव आता है, अदरवाइज सी पॉजिटिव। तो यहाँ पर वेरीफाई कर लो कौन सा कंडीशन बन रहा है, बिकॉज पावर इज लेस देन 1, दैट मीन्स की मोलर हीट कैपेसिटी इज पॉजिटिव। ये वाला कंसेप्ट हुआ आपका क्लियर या नहीं है? यस सर। ठीक है, अब आते हैं सी और डी ऑप्शन में। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो गैस एक्सपैंड करेगी। अब इंटरनल एनर्जी के बढ़ने का मतलब होता है, इंटरनल एनर्जी के बढ़ने का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ना, इंटरनल एनर्जी के बढ़ने का मतलब टेम्परेचर का बढ़ना। तो इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगी या फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होगी। तो इसके लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए। तो वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन भी यहीं से आएगा। प्रेशर P को nRT/V लिखेंगे, nRT/V, और इसको जब nRT
डिवाइडेड बाय v लिख देंगे, तो रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, t टू दी पावर 4/3 एंड डिवाइडेड बाय v एज अ कांस्टेंट वैल्यू। नाउ इंटरनल एनर्जी बढ़ना मतलब कि टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना मतलब न्यूमरेटर का बढ़ना। तो जब न्यूमरेटर बढ़ेगा और रेशियो कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा होगा, और न्यूमरेटर कम होगा तो डिनोमिनेटर भी कम हो रहा होगा, तभी यहाँ पर मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन। क्लियर है, डाउट है इसमें? सी ऑप्शन देखो, तो फिर से एक्सप्लेन करो या हो गया? ठीक है, समझ गए सर। डी वाला रेशियो ऑफ वर्क डन बाय गैस टू द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एक कांस्टेंट वैल्यू है। देखते हैं यार ये चीज सही है कि गलत है। देखिए रेशियो, किसका रेशियो फाइंड करना है? तो वर्क विच इज पीडीवी, वर्क इज पीडीवी। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी का मतलब हो गया NRF/2, और जब चेंज निकालेंगे तो यहाँ dt आ जाएगा, तो दिस इज NRF dt, और अपॉन 2 वो अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है? 2 टाइम्स pdv अपॉन NRF dt, इज इट अ कांस्टेंट वैल्यू और एक वेरिएबल वैल्यू होगी? चेक करना है मेरे को। और मैंने इसको अभी आपको ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, कल को हो सकता है इसको न्यूमेरिकल में कर दे। एंड इफ इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू देन व्हाट इज द वैल्यू फॉर दैट कांस्टेंट? तो देखते हैं यार, आप एक काम करो ना, dv/dt निकालो, dv और यहाँ पर dt, dv/dt ये निकालते हैं। कांस्टेंट है, dv/dt निकाल सकते हैं। तो वर्क डन ऑफ पॉलीट्रॉपिक वाला लगा, वर्क डन ऑफ, हाँ अगर वो लगा सकते तो बहुत अच्छा हो जाता। ये सर वो लगाने कांस्टेंट से- है। हाँ अगर वो याद होता तो बहुत बढ़िया था कि जो वर्क डन पॉलीट्रॉपिक का होता है वो कल डिस्कस हुआ था कि दैट वाज वर्क ऑफ पॉलीट्रॉपिक इज एल सी ऑफ माइनस पॉलीट्रॉपिक, RF/2 into dt। हाँ माइनस RF/2 इंटू dt, दैट वाज वर्क डन, और डिवाइडेड बाय change of internal energy and RF/2 and dt। तो dt कैंसिल है, dt कैंसिल, n कैंसिल, n कैंसिल, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आई, तो डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो ये कल वाला अब कंप्लीट हो गया, मतलब जो हीट कैपेसिटी हम कल से पढ़ रहे थे ना गैसेस के बारे में, उसका ये पोर्शन कल कवर नहीं हो पाया था, जिसमें कंडीशंस ऑफ नेगेटिव हीट कैपेसिटी इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो कंडीशन ऑफ नेगेटिव हीट कैपेसिटी इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज दैट पावर x ऑफ द वॉल्यूम इज बिटवीन 1 एंड गामा। रिजल्ट को याद रखना है, और इसके ऊपर इस टाइप के थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी तरीके के। अभी मुझे वो एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, वो कैलोरीमेट्री के ऊपर है, पूरी 8 या 9 क्वेश्चन होंगे, असाइनमेंट चेक करोगे अगर। 9 कितने हैं? 9 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से। यस सर, 9 है ना? हाँ
चलिए वो चलेगा प्रोसेस सब। एक टॉपिक मुझे अभी और याद आ रहा है यार, क्योंकि क्या है ना कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें रैंडम टॉपिक्स कई सारे हैं, तो एक टॉपिक और याद आ रहा है, उसको भी इसी साथ कंप्लीट करते हैं। देखो आपका इलास्टिसिटी के अंदर एक टॉपिक होता है जिसमें ना एक टर्म बताया जाता है बल्क मॉडुलस के बारे में। क्या होता है देखो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी में इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया जाता है, और कुछ इस तरीके का है कंसेप्ट कि अगर हमारे पास कोई एक चैम्बर है, बॉक्स है, और उसमें हमने कोई गैस को एनक्लोज किया हुआ है और वो गैस किसी प्रेशर पी पर है, द प्रेशर ऑफ गैस पी नॉट मान लीजिए, और ये ना तो एक्सपैंड हो रहा और ना ही कंप्रेस हो रहा है, मतलब कि इक्विलिब्रियम के स्टेज में जो इसकी सराउंडिंग है, जो गैस की सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट है, ना तो ये एक्सपेंड कर पा रहा है ना तो ये कंप्रेस कर पा रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि जितना प्रेशर इनसाइड में गैस एग्जर्ट कर रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर बाहर से हमारा सराउंडिंग भी एग्जर्ट कर रहा होगा। सो प्रेशर ऑफ सराउंडिंग एंड प्रेशर इनसाइड दैट गैस, ये दोनों बराबर बराबर होंगे और इसी वजह से ये इक्विलिब्रियम मेंटेन। और इस टाइम पर यहाँ पर वॉल्यूम मान लेते हैं वी नॉट का है, जो वॉल्यूम ऑफ गैस वी नॉट। अब हमने क्या किया, लेट वी चेंज द सराउंडिंग, वी चेंज प्रेशर इन सराउंडिंग, और मान लीजिए जो प्रेशर हमने सराउंडिंग में चेंज किया वो कुछ अमाउंट डेल्टा पी से चेंज किया। तो गैसेस बड़ी रिस्पॉन्सिव होती है, जब आप सराउंडिंग का प्रेशर चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली गैस भी अपना प्रेशर चेंज करती है। और मान लेते हैं कि हमने सराउंडिंग में डेल्टा पी किया, मतलब प्रेशर डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी किया, मतलब हमने सराउंडिंग का प्रेशर बढ़ा दिया, आउटसाइड से जो प्रेशर है वो ज्यादा कर दिया। क्या रिजल्ट बनेगा, अगर आउटसाइड से प्रेशर बढ़ा रहे हैं मतलब हम गैस को पहले के कंपेयर में ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो जाएगा। हाँ वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम। एक्चुअली गैसेस में क्या होता है ना यार कि वॉल्यूम टेम्परेचर बदलने के बहुत सारे तरीके, वर्क, हीट, इलास्टिसिटी, एक्सपेंशन। तो अगर हम सराउंडिंग का प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब बाहर से और ज्यादा प्रेस करें इसको, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम पहले के कंपेयर में रिड्यूस होगा। अब जब वॉल्यूम रिड्यूस करेगा तो साइमल्टेनियसली जब गैस का वॉल्यूम कम होगा तो ये भी एक प्रोसेस हुआ, हमने एक गैस के वॉल्यूम को चेंज किया बाय इंक्रीजिंग द आउटसाइड प्रेशर। तो जब वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज करेगा तो इसके बाकी के पैरामीटर्स यानी कि जो गैस का प्रेशर है वो और गैस का टेम्परेचर है वो दोनों बदलने चाहिए। तो हम ये मानते हैं, अब ये हम मानते नहीं है, ये तुम्हें क्वेश्चंस में दिया जाएगा, ध्यान देना, मतलब ये चीज क्वेश्चन में किसी ना किसी जगह लिखी होती है कि जब आप आउटसाइड प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम तो कम होगा, 100% रिड्यूस होगा, बट इन दोनों में से कौन सी चीज कांस्टेंट है ये आपको न्यूमेरिकल्स में बताई जाएगी। तो मैं यहां पर एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है ये कांस्टेंट रहा, ये मान के चल रहे हैं, जो जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो, वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस कौन सी। और गैस का प्रेशर मान लिया प्रेशर P जो पहले था उसका P नॉट और प्लस डेल्टा P हो गया, ये डेल्टा P सराउंडिंग और ये डेल्टा P ऑफ गैस, डिफरेंस है उनमें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ। आउटसाइड प्रेशर को जब आप चेंज करोगे तो उसकी वजह से बाहर के प्रेशर को चेंज करने की वजह से गैस के वॉल्यूम में चेंज आएगा। अब गैस के वॉल्यूम में चेंज आएगा तो उसके प्रेशर और टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि ये प्रोसेस जो हो रहा है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है
या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस है, या फिर किसी और तरीके का प्रोसेस है। तो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से बता देता है कि प्रोसेस कौन सा है। किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर उसका प्रेशर पी नॉट प्लस डेल्टा पी हुआ, तो जो डेल्टा पी है इसको हम यहाँ पर स्ट्रेस के नाम से डिफाइन करते हैं, बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस के नाम से। जितना प्रेशर गैस में चेंज हो रहा है वो स्ट्रेस है उसका, और उसका वॉल्यूम जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आप स्ट्रेन के नाम से डिफाइन करते हैं। चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, और गैस ने अपने प्रेशर में जो चेंज किया है वो उसका स्ट्रेस हुआ, और इनके रेशियो को मतलब स्ट्रेस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन डेल्टा बी बाई बी, इसी को हम बल्क मॉडुलस कैपिटल बी के नाम से पढ़ते हैं। लेकिन हम जब फॉर्मूला जब बताते हैं तो उसमें एक माइनस साइन भी लगा देते हैं, और वो माइनस लगाने का पर्पज है कि जब वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है उसका, मतलब डेल्टा वी अगर नेगेटिव है तो करस्पॉन्डिंग डेल्टा पी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इन दोनों का साइन हमेशा अपोजिट आएगा, इसकी वजह से आप एक माइनस फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये कह रहा था हमारा बल्क मॉडुलस, रिलेशन फॉर द बल्क मॉडुलस ऑफ आइडियल गैस, दिस इज माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन टी। कैलकुलस फॉर्म में, कैलकुलस के फॉर्म में बल्क मॉडुलस को लिख सकते हैं माइनस वी, और डेल्टा पी बाई डेल्टा वी को हम इन कैलकुलस फॉर्म डीपी डिवाइडेड बाई डीपी। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब इसके ऊपर एप्लीकेशन बताऊंगा इसके, क्योंकि ये तो, और मेरे बात को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आप इसका एप्लीकेशन तभी स्ट्रांगली कर पाओगे दोनों ही कोर्सेस में, मेंस एडवांस दोनों में ही। सबसे पहले क्या होना चाहिए, बाहर का प्रेशर चेंज होता है, आउटसाइड प्रेशर चेंज होता है, उसका कंसिक्वेंस होता है वॉल्यूम चेंज होना, और वॉल्यूम चेंज होने का कंसिक्वेंस होता है गैस की प्रेशर में चेंज आना। तो चेंज इन वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग प्रेशर ऑफ द गैस चेंज होता है, और ये चेंजेस आइसोथर्मल भी हो सकते हैं, ये चेंजेस एडियाबैटिक भी हो सकते हैं, और ये चेंजेस पॉलीट्रॉपिक भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं। और इसीलिए बल्क मॉडुलस प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी, बल्क मॉडुलस भी प्रोसेस डिपेंडेंट वैल्यू बनती है कि प्रेशर में और वॉल्यूम में चेंज कैसे आ रहा है। और अब इसको डिस्कस करते हैं। अगर मेरा प्रोसेस आइसोबारिक है मान लो, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, या फिर प्रोसेस एडियाबैटिक है, या फिर प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक है, या फिर कोई और प्रोसेस है, किसी भी तरीके के प्रोसेस न्यूमेरिकल्स में दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि बताइए इनके बल्क मॉडुलस की वैल्यूज क्या होंगी। तो मेन फॉर्मूला यही है, बल्क मॉडुलस इज माइनस वी डीपी बाई डीवी, यानी कि यहाँ पर आपको डीपी बाई डीवी चाहिए। नाउ आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कि गैस जो है उसका प्रेशर चेंज हो ही नहीं रहा है, तो डीपी की वैल्यू 0, यानी कि देयर इज नो बल्क मॉडुलस, 0 वैल्यू। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, डीवी 0, सो इट्स बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। आइसोथर्मल प्रोसेस, नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये हुआ, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है दैट मींस कि प्रेशर P इंटू वी बराबर एन आर टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो P इंटू डी और प्लस V इंटू डी। आइसोथर्मल है तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 आएगा। और यहां से dp बाई dv की वैल्यू माइनस v बाय p, dp बाई dv इज माइनस v बाई p, और ये यहाँ पर रख देंगे, उल्टा हो गया सर कुछ, माइनस p बाई v आएगा। इसको यहाँ ले जाएंगे ना, माइनस p बाई v जब यहाँ रखेंगे तो अल्टीमेटली बल्क मॉडुलस की वैल्यू आएगी इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। बल्क मॉडुलस इज सेम एज द प्रेशर ऑफ गैस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हम बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करने जाते हैं तो
इसको हटा रहे यार, ऐसे सर्कल वाला हटा दे। नोट कर लिया होगा सर। एडियाबैटिक में वो जल्दी से कर लेते क्या आएगा। प्रेशर P एंड वॉल्यूम टू दी पावर गामा कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा करके, वॉल्यूम टू दी पावर गामा इनटू डेरिवेटिव ऑफ द प्रेशर प्लस माइनस गामा P by V। हाँ जी, और गामा V टू दी पावर गामा -1 इज 0 इनटू dV। नॉर्मल डिफरेंशिएशन बाय द प्रोडक्ट रूल चल रहा, और कुछ नहीं चल रहा। और इससे dP by dV निकाल सकते हैं, तो इससे dP by dV की वैल्यू आती है माइनस गामा टाइम्स P अपॉन V। वो जब यहाँ पे रखते हैं तो बल्क मॉडुलस गामा इंटू P के बराबर आता है। और पॉलीट्रॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बल्क मॉडुलस की वैल्यू, अब इसको आप एनालॉग के बेस पे कर सकते हो। एडियाबैटिक में वॉल्यूम के ऊपर पावर गामा है, और पॉलीट्रॉपिक में वॉल्यूम के ऊपर जो पावर है वो x मान लो, ये PV टू दी पावर x है, ये PV टू दी पावर गामा है। तो सिमिलर वर्किंग होगी, यहाँ पर गामा है, यहाँ पर x है, तो डायरेक्टली x मल्टीप्लाइड बाय p। ये जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये किसी पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं आते हैं, बट इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। और किसी का निकालना होगा तो ध्यान रखिएगा, बल्क मॉडुलस कहीं पर भी कैलकुलेट करना होगा तो फंडामेंटल फॉर्मूला इज माइनस V dP by dV। फंडामेंटली माइनस V dP by dV इज द फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको एक चीज बता दें, जो बल्क मॉडुलस है इनका जो रेसिप्रोकल होता है 1 बाई बल्क मॉडुलस, उसको कैपिटल K कंप्रेसिबिलिटी का नाम देते हो। यस सर। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो वो इसका उल्टा करते जाइए, आंसर आ जाएगा 1/0 इंफिनिटी, 1/∞ 0, 1/P, 1 गामा इंटू P एंड 1/x इंटू। ये तो मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया पूरा, यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं है। तो देखो बल्क मॉडुलस का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिएगा, माइनस V dP डिवाइडेड बाय dV। ना इसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या रहेगी, बल्क मॉडुलस जो हमने कैलकुलेट किया है आइसोथर्मल प्रोसेस का, या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस का, या फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, इसका एप्लीकेशन पार्ट। यहाँ तक ओके है सभी, आगे चलता है, ठीक है। यस और सर। ठीक ठीक, और मैं ये बोलूंगा आप चाहे तो ये याद रखो, और या तो फिर ये याद रखिए, क्योंकि इसके ऊपर के क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इस टाइप के हैं, देखिएगा। हम लोगों ने एक टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है, बट स्कूल लेवल टॉपिक है, और स्कूल लेवल टॉपिक ये है कि जब एक स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K से अगर हम कोई मास अटैच करते हैं, और तो ये कहा जाता है कि ये टू एंड फ्रो ऑसिलेशंस कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है यहाँ पर स्प्रिंग से अटैच अगर कोई बॉडी है, और उस SHM में जो टाइम पीरियड की वैल्यू आती है, अगर स्प्रिंग से अटैच कोई बॉडी है, तो ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड 2π × अंडर रूट ऑफ मास m और डिवाइडेड बाय K। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कोई हाई लेवल का कंसेप्ट नहीं आ रहा कि टाइम पीरियड इज 2π √ m/k, जिसमें K स्प्रिंग कांस्टेंट है, और फोर्स बाय द स्प्रिंग, फोर्स बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ kx, हुक्स लॉ के हिसाब से। मेरा आपसे कहना यह है कि जो गैस है वो भी एक स्प्रिंग का ही काम करती है, आइडियल गैसेस में भी स्प्रिंग है। इनफैक्ट जिनके लिए भी आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हो वो सब स्प्रिंग का काम करेंगे, चाहे हम गैस की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर लें, चाहे लिक्विड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर लें, सॉलिड्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर लीजिए, ये सब अल्टीमेटली बिहेव स्प्रिंग का ही करेंगे, इनका फंडामेंटल बिहेवियर स्प्रिंग जैसा ही है। क्या मतलब है, सपोज दैट एक पिस्टन लें
सिलेंडर, सॉरी, एक सिलेंडर ले, उसके अंदर एक पिस्टन रखा जाए और पिस्टन का मास हो कुछ, पिस्टन ऑफ सम गिवन मास कैपिटल एम मान लीजिए, जिसके नीचे कोई हमने गैस पुट करी है, आइडियल गैस, और इसके ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है, और आपसे कहा जाए कि जो पिस्टन ऑफ द मास है ये अभी इक्विलिब्रियम की स्टेज पर है। क्या मतलब हुआ इसका इक्विलिब्रियम की स्टेज का? देखिए, इक्विलिब्रियम स्टेज पर है, इसका मतलब ये हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर इक्वल है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मास इन्वॉल्व है, और मानते हैं ये वर्टिकल सिलेंडर। देखो यहां पर थोड़ा सा देखिए, इक्विलिब्रियम का एक सीधा सा मतलब होता है कि रिजल्टेंट फोर्सेस की वैल्यू 0 होगी, या यूं कह लीजिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि प्रेशर गैस का और प्रेशर एक्सटर्नल सराउंडिंग का ये बराबर होते हैं। इसमें एक्चुअली सराउंडिंग का मतलब होता है, या फिर एक्सटर्नल का मतलब होता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस ग्रेविटी भी फोर्स लगा रही होगी यहां पर। तो यहां इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ इतना होगा कि जो प्रेशर गैस की वजह से एक्सर्ट होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस गैस इक्वल टू प्रेशर ऑफ दिस गैस इक्वल टू बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर आएगा तो पी एटमॉस्फेयर, एंड प्लस जो ग्रेविटी की फोर्स होगी उसके इक्विवेलेंट भी एक प्रेशर होगा, और वो होगा मास mg डिवाइडेड बाय एरिया। ग्रेविटी की फोर्स भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी और एटमॉस्फेयर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो ग्रेविटी की प्रेशर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर का रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारा गैस का प्रेशर होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ। खैर हमारा क्वेश्चन कुछ और है। हमारा क्वेश्चन ये है कि जब इक्विलिब्रियम पर है तो इस गैस का प्रेशर आपको दिया जा रहा है, द प्रेशर ऑफ गैस एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट इज P0, at this equilibrium point pressure is P0 and the volume is V0. क्वेश्चन ये कहते हैं आपसे कि अगर इस पिस्टन को स्लाइटली ऊपर ले जाएंगे, पिस्टन को स्लाइटली ऊपर ले गए, स्लाइटली थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर ले जाकर के छोड़ देंगे, तो ये भी टू एंड फ्रो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर देगा। मतलब ये गैस एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करेगा जैसा स्प्रिंग बिहेव करता है, कि जैसे स्प्रिंग से जो कोई मास अटैच है, अगर स्प्रिंग से मास अटैच है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है जिसके टाइम पीरियड का एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर किसी गैस के साथ कोई मास अटैच है, पिस्टन का मास, सो मास विथ गैस एंड मास विथ स्प्रिंग आइडेंटिकल है, दोनों परफेक्टली आइडेंटिकल है। यहां पर भी SHM होगी, और कैसे होगी देखिएगा। अगर हम इस पिस्टन को स्लाइटली ऊपर लेके जाते हैं, मान लीजिए पिस्टन को हम x अमाउंट ऊपर ले गए, सपोज दैट पिस्टन को x अमाउंट ऊपर ले गए, तो कितना वॉल्यूम चेंज किया मैंने यहां पर, डेल्टा V कितना हुआ, चेंज ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। पिस्टन अगर x, हाँ, एरिया इंटू x कह सकते हैं ना, एरिया ऑफ अ पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन वॉल्यूम। ये पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ाया है कि वॉल्यूम कम है? पॉजिटिव चेंज है। अब आप यूज करो बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन सिर्फ। अब इसका भी जो सोल्यूशन बुक्स में है वो लेंदी है, मैं आपसे बड़ा सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन लगाइए। तो डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस के हिसाब से इस गैस के प्रेशर में जो चेंज आएगा, बिकॉज बल्क मॉडुलस डेफिनेशन ये है माइनस ऑफ डेल्टा P और डिवाइडेड बाय, तो वो डेल्टा V बाय V इधर ले जाओ। So you can find out how much pressure of the gas will change. For a change of a volume, for any change of a volume, the change of a pressure of gas is obtained by the relation of bulk modulus. तो डेल्टा P जो आएगा यहां पर is equals to
ये वाला माइनस चेंज ऑफ वॉल्यूम इज A into x अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम is V naught and this multiplied by bulk modulus. फिर से बोल रहा हूं, पिस्टन को ऊपर या नीचे ले गए, सेम चीज तो होगी ना। ब्लॉक को राइट या ब्लॉक को लेफ्ट ले जाने का मतलब या तो स्प्रिंग एलोंगेट होगी या स्प्रिंग कंप्रेस होगी, और जब स्प्रिंग एलोंगेट या कंप्रेस होगी उसके बाद ही माइनस kx की फोर्स आएगी। सेम वे जो गैस इक्विलिब्रियम पर है, जब उसके वॉल्यूम को बढ़ाएंगे या उसके वॉल्यूम को कम करेंगे उसके बाद ही उसका प्रेशर चेंज होगा, और चेंज ऑफ प्रेशर डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस से डायरेक्ट आएगा। चेंज ऑफ प्रेशर को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करें, चेंज ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, तो शायद ये आपको नेट फोर्स प्रोवाइड कर देगा। और क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, देखिए क्यों कह रहा हूं कि ये नेट फोर्स हो गई। देखिए इक्विलिब्रियम के टाइम पर बाहर से और अंदर से बराबर बराबर प्रेशर लग रहे थे, मतलब अगर ऊपर से 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था तो नीचे से भी 20 मीटर पर मीटर स्क्वायर था। दैट वाज इक्विलिब्रियम, दोनों साइड से बराबर प्रेशर आ रही थी, बैलेंस हो गए। अब अगर ऊपर वाली प्रेशर तो 20 है लेकिन नीचे वाली प्रेशर आपकी 18 हो जाए, तो क्या जितना प्रेशर यहां पर चेंज हो रहा है वही रिजल्टेंट प्रेशर भी बन गया हमारे लिए? अगर आउटसाइड प्रेशर 20, इनसाइड प्रेशर 20, तो नेट प्रेशर 0 कैंसिल हो गया। आउटसाइड 20 और अंदर वाला प्रेशर अगर मान ले कि कम हो जाता है, तो जितना वो कम होगा यही इन दोनों प्रेशर्स का रिजल्टेंट भी आएगा। ये बात आई समझ में आ रहा है? अंदर वाली गैस का प्रेशर जिस अमाउंट से रिड्यूस होगा वही चीज बाहर और अंदर के प्रेशर का रिजल्टेंट भी होगा। नहीं आया तो भी बता दो, फिर से बता देंगे, इसको समझा देंगे। आ गया है तो वो भी बता दो, ठीक है? क्या ये चीज स्प्रिंग जैसा नहीं आ गया? माइनस के इंटू माइनस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल, माइनस डिस्प्लेसमेंट के, तो उसकी जगह ये है, और ये क्वांटिटी कहलाती है स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब एक गैस हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, गैस इनसाइड सिलेंडर फॉलो करता है हुक्स लॉ को, बट तभी जब डिस्प्लेसमेंट काफी स्मॉल दिए गए हो। फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द गैस इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग हैविंग अ कांस्टेंट a square bulk modulus upon V naught. That means अगर m मास का पिस्टन और उसके नीचे गैस है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, और यहाँ पर एरिया कैपिटल ए है मान लेते हैं, तो दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ मास ऑन अ स्प्रिंग। सेम मास above गैस एंड मास above स्प्रिंग आइडेंटिकल। सिर्फ क्या करना है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये आप एरिया का स्क्वायर इनटू बल्क मॉडुलस और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ये रख दीजिए। a square b upon v naught is the spring constant of a gas. This gas is like a spring. Now ऐसे में अगर पूछा जाए कि पिस्टन को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो क्या टाइम पीरियड होगा ऑसिलेट करने का, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पिस्टन, टाइम पीरियड फॉर द ऑसिलेशन फॉर दिस पिस्टन 2 pi root m over constant a square b और ऊपर v naught। V naught। हाँ,
लेकिन इसके बाद क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, बिकॉज ये आंसर बल्क मॉडुलस के फॉर्म में। अब बल्क मॉडुलस को इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि जो पिस्टन को डिस्प्लेस किया था वो उस समय कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ था। मतलब कि अगर कहा जाए कि ड्यूरिंग एसएचएम, अगर आपसे कहा जाए कि ड्यूरिंग एसएचएम देयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हमको याद करना पड़ेगा यार कि आइसोथर्मल प्रोसेस के टाइम पर बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू आती है वो प्रेशर के इक्वल आती है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू लिखी जाएगी 2 पाई रूट ऑफ मास इनटू वॉल्यूम एरिया का स्क्वायर, और बल्क मॉडुलस को प्रेशर एट इक्विलिब्रियम से रिप्लेस करेंगे। अगर कहा जाए कि नहीं भाई एसएचएम करते वक्त यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, ड्यूरिंग एसएचएम दिस प्रोसेस वाज एडियाबैटिक, और थर्मोडायनेमिक्स इसी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, बिकॉज सेम इवेंट कई तरीकों से किया जा सकता है। ड्यूरिंग एसएचएम अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला यही है, मास वेलोसिटी वॉल्यूम एरिया का स्क्वायर। सिर्फ न्यूमेरिकल्स आने पर आपको ये याद रखना है कि बल्क मॉडुलस को क्या रखना है मुझे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस गामा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर, सो गामा इनटू पी। ये भी पीछे हम लोगों ने टेबल तैयार की। ऐसे ही मान लो आपसे कह दिया जाए कि भाई एसएचएम करते वक्त पीवी स्क्वायर कांस्टेंट है, ड्यूरिंग एसएचएम पीवी स्क्वायर इज कांस्टेंट, दैट मींस कि एसएचएम करते वक्त यहाँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रही है, तो फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पर x इंटू पी रख देंगे। मतलब ये रिजल्ट स्टैंडर्ड हो गया। एसएचएम ऑफ अ पिस्टन, एसएचएम ऑफ अ पिस्टन इन अ सिलेंडर का रिजल्ट ज्योमेट्री वाला। या तो ये याद रखो या फिर ये याद कर लो कि कांस्टेंट ए स्क्वायर इनटू बल्क मॉडुलस अपॉन अ वॉल्यूम। बट बल्क मॉडुलस प्रोसेस टू प्रोसेस बदलता है, तो एसएचएम किस प्रोसेस में हो रहा है ये देखना पड़ता है। थर्मोडायनेमिक मतलब आइसोथर्मल एसएचएम है तो ये रिजल्ट एडियाबैटिक एसएचएम है, तो ये रिजल्ट पॉलीट्रॉपिक एसएचएम है, कोई और रिजल्ट आएगा। क्या ये चीज कम्युनिकेट हो गई जो बोलना चाह रहे हैं आप समझ पाए इस चीज को कि गैस गैस एक स्प्रिंग का रोल प्ले करेगा, राइट। अब तो आगे हम लोग को डेरिवेशन नहीं करनी है, कितना आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो गैस है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी अपॉन वी नॉट, ए स्क्वायर बी अपॉन वी नॉट। और ये भी कहां से आ रहा है, ऐसा नहीं है बाई चांस भूल जाओ अगर तो आप ध्यान रखना बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन यूज की है मैंने। चेंज ऑफ अ वॉल्यूम को एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ए इंटू एक्स रखा, चेंज ऑफ प्रेशर निकाल करके उसमें फिर से एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज ऑफ प्रेशर इंटू एरिया, तभी फोर्स आ जाती है। ठीक, तो आपके थर्मोडायनेमिक्स का जो मतलब स्कैटर्ड टॉपिक्स होते हैं, जो उल्टे सीधे टॉपिक्स होते हैं वो तो हो गए हैं। अब प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बाद में कर लेते हैं। थोड़े से प्रॉब्लम जो असाइनमेंट के ऊपर है वो देख लीजिएगा। उसमें कैलोरीमेट्री का कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा फंडामेंटल फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास कोई मास m है, उसका टेम्परेचर कैपिटल T हो और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट मीन्स उसको हम स्मॉल s मान लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर मतलब MST,
इस क्वांटिटी को भी कुछ डिफाइन कर देते हैं, और ये क्वांटिटी होती है कैपिटल क्यू, नोन एज हीट कंटेंट। देखिए, हीट कंटेंट और हीट ट्रांसफर दोनों में फर्क है। मतलब इस बॉडी में हीट है, इसके अंदर कुछ हीट है, और वो हीट कितनी है, वो कंटेंट कितना है, तो वो मास स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर के फॉर्म से लिखा जाता है। फर्स्ट कंसेप्ट। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी इनसाइड दिस बॉडी, एनर्जी इनसाइड दिस बॉडी, थर्मल एनर्जी। और इसीलिए क्या कहा जाता है ना कि जब हम एक m1 मास की बॉडी को, जिसका स्पेसिफिक हीट S1 हो और टेम्परेचर T1 हो, उसको मिक्स करते हो किसी दूसरी बॉडी से जिसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 है और टेम्परेचर T2, तो इनको मिक्स करने के बाद जो नया मास आता है, यानी कि m1 प्लस m2, द न्यू मास m1 प्लस m2, एंड सपोज इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S3 और टेम्परेचर T3, तो एनर्जी का कंजर्वेशन यूज करते हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके ये कह सकते हो, इसका हीट कंटेंट यानी कि m1 S1 T1, इसका हीट कंटेंट यानी कि m2 S2 T2 इक्वल टू प्रोडक्ट का हीट कंटेंट यानी कि m1 प्लस m2, उसकी स्पेसिफिक हीट S3 और टेम्परेचर T3। सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितने भी आपके ये वाले फिनोमिना आएंगे जहां पर ऑब्जेक्ट्स को मिक्स किया जाता है, मिक्सिंग वाले ऑब्जेक्ट्स, उनमें ये कंटेंट MST कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मास स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। असाइनमेंट का अगर आप 6th क्वेश्चन देखिए, असाइनमेंट का 6th क्वेश्चन, देखो इसमें अगर असाइनमेंट के 6th क्वेश्चन में जाओ तो इन्होंने कहा है कि द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस, द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स ए बी सी सेम मासेस के हैं, इनके टेम्परेचर 12, 19, 28। फिर वो कह रहे हैं अच्छा डिफरेंट लिक्विड, उसने कहा है कि ये डिफरेंट लिक्विड है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट अलग अलग है, ये S1 होगा, ये S2 और ये S3। अब सिर्फ कोई नया फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है MST का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले उन्होंने ए और बी को मिक्स किया, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब A प्लस बी किया तो हमारा टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस आया, तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं, ए और बी को मिला रहे हो तो ए का हीट कंटेंट मास स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर यानी कि m इंटू 12 इंटू S1, उसमें B मिक्स हो रहा है m S2 19 इक्वल टू A और B मिक्स होने के बाद टेम्परेचर आ रहा है 16। जब A और B मिक्स हो जाएंगे और टेम्परेचर की वैल्यू 16 के बराबर आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं यार यहाँ पर, देखिए इसमें 2m S3। अब देखो इसमें क्या होता है ना, जिससे हम लोगों ने कल भी कहा था, इस मिक्सिंग के फिनोमिना में आप ये मानते हो कि ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, नॉन रिएक्टिंग एलिमेंट्स मानते हैं। मतलब M प्लस M
मास 2m होगा, लेकिन वो 2m मास किसके फॉर्म में होगा? फॉर एग्जाम्पल ये 3 अलग अलग लिक्विड है, मान लो ये लिक्विड वाटर है, ये आप लिक्विड कोई मिल्क मान लेते हैं, और ये कोई ऑयल मान लेते हैं। तो हमने वाटर और मिल्क ऐड किया है। रियल लाइफ में क्या होता है कि जब आप वाटर में मिल्क ऐड कर देते हो तो उनको फिर से सेपरेट नहीं कर सकते। एक बार पानी में दूध मिला दिया तो उसके बाद फिर से मिल्क और वाटर को सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं आपस में। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि रिएक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा ना, अगर हमने वाटर में मिल्क ऐड किया तो वाटर अलग मिल्क अलग मिक्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका टेम्परेचर 16 रहेगा। तो मेरे पास m मास वाटर के फॉर्म में रहेगा और m मास मिल्क के फॉर्म में रहेगा, लेकिन दोनों 16 के टेम्परेचर पे आ जाएंगे। तो m इंटू S1 इंटू 16 और m इंटू S2 इंटू 16, सिर्फ टेम्परेचर बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मास तो 2m है, लेकिन वो 2m मास किसी नया लिक्विड का नहीं बनेगा। वो 2m मास में m मास अभी भी a का होगा और m मास अभी भी b का होगा। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि उनका टेम्परेचर जो है वो 16 हो गया, कॉमन टेम्परेचर आ गया। सर टेम्परेचर डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में? हाँ, रख सकते हैं। रख सकते हैं, उसमें कोई फर्क पड़ेगा। सर इससे पहले जो आपने इक्वेशन लिखी थी उसमें तो आपने S3 लिखा था, तो वो कब यूज करेंगे? नहीं, वो देखिए डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि क्या वो, देखिए मतलब कि लिक्विड केमिकली कोई रिएक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं ये नॉन रिएक्टिंग लिक्विड्स है, नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स कह लीजिए। मतलब मिक्स तो हुए लेकिन केमिकल कोई प्रोसेस नहीं हुआ उसमें। मतलब पानी पानी के फॉर्म में रहा, मिल्क मिल्क के फॉर्म में रहा, वो मिल करके कोई तीसरा लिक्विड नहीं बन पाएगा। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि 2 लिक्विड मिला है, कोल्ड ड्रिंक में पानी डाली, तो अब आप कोल्ड ड्रिंक पानी को अलग अलग तो कर नहीं पाओगे, वो एक नया ड्रिंक तैयार, नया लिक्विड है, उसकी नई स्पेसिफिक होगी। तो अगर ऐसा कोई केस होता तो हम यहाँ 2m लिखते हैं, 2m S3 डेल्टा T। नहीं आया समझ में? सर समझ। ठीक, अभी इसमें क्या होगा, ये सारे मास वास कैंसिल कर दीजिए और ये डिग्री सेल्सियस में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। और यहां से हमारा कुछ एक टर्म बन जाएगा दैट 4S1 विल बी इक्वल टू, S2 को उधर लेके जाएंगे, 4S1 इधर रहेगा तो 3S2, 4S1 बराबर 3S2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब उस क्वेश्चन में कहा है कि जब B और C को मिक्स किया आपने, B और C को, तो टेम्परेचर 23 आ रहा है। तो जब B और C मिक्स होंगे तो देखिएगा B मतलब कि M(S2) 19, उसमें C वाले को मिक्स कर देते हैं तो M(S3) 28 इक्वल टू, ये 19 और ये 28 था, दोनों किसी कॉमन टेम्परेचर 23 पर चले गए, तो M(S2) 23 प्लस M(S3) 23। सिर्फ ये काम करते जाए, मिक्स करने वाले क्वेश्चन से ये करते जाओ, और इससे एक रिलेशन ये आ जाएगा 19S2 और उधर 23S2, तो 4S2 और इधर आ जाएगा 5S3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद जब हम A और C को मिक्स करेंगे, मतलब A और C को मिक्स करने पर क्या टेम्परेचर आएगा, तो जब A और C मिक्स होंगे तो A M(S1) 12, C वाले को मिक्स किया M(S3) 28 इक्वल टू, मान लिया कि नया टेम्परेचर कैपिटल T है, तो M(S1) कैपिटल T और M(S3) कैपिटल T, दोनों के टेम्परेचर कैपिटल T हो गए। और इससे हमारे को रिजल्ट मिलेगा 28
माइनस टी एस थ्री बराबर दो ले जाएंगे तो टी माइनस 12s1, ये इधर का रिजल्ट मिलेगा, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक है यार, देख लिया आपने। यस सर। अब Yes, sir. तीनों इक्वेशंस को लेफ्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई 1 2 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड। तो होगा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन में S1 S2 S3 और राइट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन में S2 S3 S1 वो कैंसिल कर जाएंगे, मल्टीप्लाइंग LHS RHS, और हमको सीधा सीधा ये आंसर मिल जाएगा 4 × 4 × 28 माइनस टी, 4 × 4 × 28 माइनस टी इक्वल टू राइट हैंड साइड पर 3 × 5 × t माइनस 12। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 20.3 डिग्री सेल्सियस, 20.3 डिग्री सेल्सियस। चेक कर लेना भाई, क्रॉस चेक जरूर कर लेना आंसर को। 20.3। ठीक है, ठीक है, बोलो हटाएं इसको। यस यस सर। आंसर देख लीजिएगा। तो ये हो गए मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस, और दिखाते हैं आपको। मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस में एक और कैटेगरी आती है। देखिए, मिक्सिंग प्रॉब्लम्स कई कैटेगरीज की हैं एक्चुअल में। तो मिक्सिंग प्रॉब्लम में एक कैटेगरी आपने देख ली कि लिक्विड में लिक्विड मिक्स किया हमने। मिक्सिंग प्रॉब्लम ऐसी भी तो आती है ना कि आइस में स्टीम, आइस में वाटर। Yes, sir. तो उसमें भी तो क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आइस में हम वाटर मिक्स करेंगे तो क्या टेम्परेचर आ जाएगा, आइस में स्टीम डालेंगे तो क्या टेम्परेचर आ जाएगा। देखे तो होंगे ऐसे क्वेश्चन इस टाइप की। Yes, sir. हाँ, तो इनको करने का तरीका क्या है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम आसानी से कैसे कर पाएंगे। देखिए, इनमें ना यार, इनमें पहले आपको फॉर्मूला याद दिला दें। इन क्वेश्चंस में हम दो तरीके के फॉर्मूले लगाते हैं। एक तो ये लगाते हो कि जब टेम्परेचर बदलता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। एक फॉर्मूला ये लगाते हैं। और अगर चेंज ऑफ फेज हो, मतलब कि स्टेट से बदल जाती है, लिक्विड से गैस हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, Mn2L. तो हीट, हाँ, तो वहां पर अमाउंट ऑफ हीट इज मास इनटू कैपिटल एल लेटेंट हीट। ये दो तरीके के फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। और एक और बात याद रखने वाली होती है कि जो फेज चेंज होता है, चेंज ऑफ फेज, ये हमेशा ही एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। और जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट फेज पे, मतलब दोनों चीजें एक साथ नहीं बदलती, या तो फेज चेंज होगा या फिर टेम्परेचर चेंज होगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? Yes, sir. यस अब देखिए, जो Yes, sir. मेरा तरीका है सॉल्व करने का, मेरा अपना तरीका है, वो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 7 देखो जरा, आप असाइनमेंट का 7th प्रॉब्लम।
एक बार कंफर्म कर देना कौन सा क्वेश्चन है, हो सकता है नंबरिंग ऊपर नीचे ना हो गई। 7th प्रॉब्लम असाइनमेंट की। 5 kg आइस वाला सर। ठीक, हाँ ठीक, अब सही है। तो 7th क्वेश्चन में 5 ग्राम आइस नहीं, 5 ग्राम वाटर, सॉरी 5 ग्राम वाटर 30 डिग्री के सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको मिक्स किया है 5 ग्राम आइस -20 डिग्री के सेल्सियस पे, और बाकी की इंफॉर्मेशन दी गई है, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट ये सब दे रखा है। अब देखो जो तरीका यूज करने जा रहे हैं, हमारा तरीका थोड़ा अलग है, हम लोग इसको ग्राफिकली करते हैं। जो मेरा अपना मेथड है वो ग्राफ का मेथड है। अब ग्राफ में क्या होगा देखिएगा, वर्टिकल एक्सिस पर टेम्परेचर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हीट। अच्छा, इतना तो ऑब्वियस है कि आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा और वाटर का टेम्परेचर कम होगा, ये मतलब इतना तो इंट्यूशन लगा सकते हो। तो Yes, sir. स्टार्ट करिए, हाँ स्टार्ट करते हैं आइस के साथ -20 से। तो आप टेम्परेचर वाली स्केल पर -20 से चलो, -20 से हम अपना ग्राफ स्टार्ट करेंगे, और आइस को -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। -20 से 0 जाने के लिए आइस को जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो ये प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर बदलता है या फेज बदलता है। -20 से 0 में आइस, क्योंकि आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 से पहले वो मेल्ट नहीं हुई कभी। यानी कि अगर आइस है तो वो आइस के टेम्परेचर चेंज, अब जब टेम्परेचर चेंज होता है तो अमाउंट ऑफ हीट, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी। उस क्वेश्चन में आपको ये भी दिया होगा, स्पेसिफिक हीट वहां आइस का दिया हुआ है 0.5, आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5 है और मास गिवन है 5, तो 5 इंटू 0.5 और डेल्टा टी -20 से 0, तो 5 इंटू 5 इंटू 20 कितनी वैल्यू बन रही है टोटल, 5 इंटू 5 इंटू 20 50 नहीं, 5 इंटू 5 इंटू 0.5 इंटू 20 50 आएगा ये। यस ठीक, तो इसका मतलब जब हम 50 कैलोरी हीट के बाद ये -20 से 0 पहुंच जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है यहां तक। यस सर। Yes, sir. ठीक। अब सपोज करो हम आइस को और हीट, मतलब आइस जो है उसमें और हीट डालते चले जाए, आइस को हीट करते रहिए आप, तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद आइस अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा या वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। मेल्ट। 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में जाएगा। तो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, यानी टेम्परेचर तो बदलेगा नहीं, अब उसका फेज बदलेगा, और कितनी हीट चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए, 5 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, आंसर है मास इनटू लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट भी उसमें दे रखा है 80, तो 5 इंटू 80 मतलब 400, यानी कि 400 कैलोरी हीट अगर और मिल जाएगी तो वो आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट करते वक्त टेम्परेचर तो बदलेगा नहीं, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा नहीं, तो वो ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्केल पे जाएगा। और जब हीट की वैल्यू 450 हो जाएगी, 450 क्यों कह रहे हैं, ऑलरेडी 50 तक आ चुके थे, उसमें जब आप 400 कैलोरी ऐड कर दोगे तो जो आइस था वो पूरी तरीके से वाटर बन जाएगा, आइस कंप्लीटली वाटर में चला जाएगा। यहां तक का ग्राफ ठीक है आपका। Yes, sir. ठीक, अच्छा इसी वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पर, मतलब इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर वाटर का ग्राफ कैसा होगा वो देखिए। इसका ग्राफ 30 से स्टार्ट होगा,
कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करने के बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट कितना रिलीज करे ताकि ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए। तो फॉर्मूला लगाएंगे ms डेल्टा टी, मास है 5 ग्राम, स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए 1 होता है, 1 कैलोरीज, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 5 इंटू 1 और डेल्टा टी 30 से 0 जाना है। कितना हीट रिलीज होगा बताएंगे आपको? 150। 150। तो 150 यहाँ कहीं पर आएगा, 50 और 450 के बीच में कहीं 150 होगा। तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये हीट रिलीज कर रहा और ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा। हीट रिलीजर, हीट एब्जॉर्बर। तो हीट रिलीज करने वाले का ग्राफ नीचे जाएगा और हीट एब्जॉर्ब करने वाले का ग्राफ ये आ रहा है, और दोनों ग्राफ एक पॉइंट पर आकर के कट कर गए। जिसका मतलब ये हुआ जहां पर वाटर वाले का ग्राफ और आइस वाले का ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दैट मींस कि ये वो पॉइंट आ गया जहां पर हीट रिलीज बाय वाटर एंड हीट एब्जॉर्ब बाय आइस बोथ आर इक्वल, जो कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे लिए कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। एट दिस पॉइंट द प्रोसेस विल स्टॉप। ग्राफ बना पाओगे कि नहीं, पहले तो ये बताओ आप लोग, ग्राफ में जो वैल्यूज देख रहे हो और ये यस सब, सर। दोनों के ग्राफ बनाइएगा। जिन दो को मिक्स कर रहे हैं दोनों के ग्राफ बनाए। दोनों के ग्राफ जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ग्राफ्स का वो 0 डिग्री सेल्सियस के सामने आ रहा है। तो ये अभी ये हम श्योर हो चुके हैं कि इस मिक्सचर में फाइनल टेम्परेचर 0 आएगा। फाइनल टेम्परेचर 0 आएगा, ये बिल्कुल श्योर हो आप, क्योंकि ग्राफ 0 डिग्री सेल्सियस पे कट हुआ है। उसके अलावा जहां पर ग्राफ कट हुआ है, क्या ये वो पॉइंट है जहां पर आइस पूरा मेल्ट हो चुका है? बिकॉज ये पॉइंट है जहां पर आइस कंप्लीट मेल्ट हो रहा है और हमारा इक्विलिब्रियम उसके पहले है। आइस के कंप्लीट मेल्ट होने वाले पॉइंट से पहले का पॉइंट इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। दैट मीन्स कुछ आइस बच जाएगी हमारे पास, और कुछ आइस मेल्ट हो जाएगी। कितनी मेल्ट हो जाएगी, कितनी आइस मेल्ट होगी? सर 1.25 ग्राम। हाँ, तो 50 और 150 के बीच में कितने कैलोरी हीट लगी? 50 से 150 के बीच में कितनी कैलोरी हीट चाहिए? तो 100 कैलोरी। 100 कैलोरी हीट से कितना आइस पिघलेगा, कितनी आइस मेल्ट होगी? तो 100 कैलोरी हीट डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट, इससे ये मालूम चल जाएगा कितना मास मेल्ट हो जाएगा, और ये आएगा अराउंड 1.25। तो 1.25 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी, बाकी का आइस बच जाएगा मेरे पास। तो अल्टीमेटली क्या रहा, लास्ट में क्या बचेगा? 5 ग्राम में से 1.25 ग्राम मेल्ट हो गया। सो फाइनली हमारे पास 3.75 ग्राम आइस होगी, और जो 1.25 ग्राम आइस मेल्ट हुआ वो पानी बन जाएगा, और 5 ग्राम पानी पहले से ही है, तो 6.25 ग्राम वाटर हो जाएगा, और टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस का। अब इस प्रोसेस को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो। मैं पहले बोल रहा हूँ, हो सकता है कि भाई मेथड डिफरेंट आ जाए, क्योंकि मेरे को ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट इससे लगता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट आते ही मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है, तो उसके आगे का कोई प्रोसेस होगा नहीं।
बस यहीं तक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, मतलब 150 कैलोरी पर आकर के प्रोसेस बंद हो जाएगी। यानी कि 150 कैलोरी आइस को मिला और 150 कैलोरी वाटर से निकला, 150 यहां से निकला और 150 यहां पर मिल गए। उस 150 कैलोरी से क्या हुआ, आइस का टेम्परेचर राइज हुआ और 5 ग्राम में से कुछ ग्राम आइस मेल्ट हो गई, वो 1.25 ग्राम निकल के आ रहा है। री एक्सप्लेन करना है तो बता दो भाई। समझ गया सर। ठीक है, अब देखो यार, एक क्वेश्चन और दे दे। -20 डिग्री सेल्सियस आइस 5 ग्राम और मिक्स किया गया, इसको मिक्स किया गया 100 ग्राम स्टीम के साथ, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट इसको यार 20 ग्राम कर लेते और वैल्यूज प्रोवाइड कर दे। स्पेसिफिक हीट आइस के केस में 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट वाटर के केस में 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट फ्यूजन मतलब आइस के केस में 80 कैलोरी पर ग्राम और लेटेंट हीट वेपराइजेशन स्टीम के केस में 540 कैलोरी पर ग्राम। देखना स्टार्ट करेंगे आइस के साथ -20, इसको -20 से 0 जाना है, 0 से मेल्ट होना है और कितनी हीट चाहिए ये कैलकुलेट करना है मेरे को। तो -20 से 0 जाना है, कितना हीट चाहिए, ms डेल्टा टी 20 ग्राम इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 0.5 200 आएगा ना ये। उसके बाद मेल्ट होना है तो मास इंटू लेटेंट हीट मतलब कि 20 इंटू 80 तो 1600 मतलब 200 यहाँ पर है, 1600 1800 मतलब कि अब हम स्टीम के लिए भी ग्राफ प्लॉट करेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा, लेकिन स्टीम पहले कंडेंस होता है, मतलब पहले वो स्टीम वाटर में जाएगा तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, टेम्परेचर बदलेगा नहीं,
कितनी हीट निकलने के बाद, इससे कितनी हीट निकल करके ये पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएगा, फुल कंडेंसेशन कब होगा इसका, तो वो मास इंटू लेटेंट हीट यानी कि 100 इंटू 540। 100 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको 10 ग्राम कर लेते हैं। अब बताइए, तो मास इंटू लेटेंट हीट मतलब कि 10 इंटू 540 यानी कि 5400, यानी 5400 कैलोरी हीट निकलने के बाद, 5400 कैलोरी हीट निकलने के बाद ये स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो कांस्टेंट ग्राफ आएगा इसका। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहां पर हमारे पास स्टीम में होगा और यहां पर वो चीज वाटर बन जाएगी, कंडेंसेशन का फिनोमेना होगा, टेम्परेचर नहीं बदलता इसमें। फिर ये जो वाटर है ये 10 ग्राम का ही होगा, 10 ग्राम का वाटर। ये 10 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएगा और कितना हीट और रिलीज करेगा, तो 10 ग्राम वाटर 100 से 0 जाएगा, ms डेल्टा टी 10 इंटू 1 मास इंटू स्पेसिफिक हीट और चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 100। 1000 और ऐड हो जाएगा यानी कि 6400 कैलोरी। और आइस वाला ग्राफ अभी और कंटिन्यू करेंगे। 1800 कैलोरी पर आइस कंप्लीट मेल्ट हो चुका है। इसके बाद और अगर हीट डालेंगे उसमें, आइस में हीट डालते चले जाइए, तो ये आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है यानी कि यहां पर आपके पास वाटर आ चुका है। कितना? 20 ग्राम। यहां पर हमारे पास 20 ग्राम आइस थी और यहां पर हमारे पास 20 ग्राम वाटर है, कंप्लीट मेल्टिंग। इसके बाद भी अगर हीट जाएगी तो अब ये पानी जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 100 तक जाएगा। कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? मास, स्पेसिफिक हीट और 100, 20 इंटू 1 इंटू 100, 2000। 2000 का मतलब हुआ 1800 प्लस 2000, 3800। 3800 कैलोरी पे जाकर के ये वाटर 100 डिग्री को टच कर जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली यहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके आगे का प्रोसेस होगा नहीं। यहां पर हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बंद हो जाएगी, ये फाइनल पॉइंट, इसके बाद स्टॉप हो जाना है। और सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जिस पॉइंट पर कटिंग हो रही है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, उसके सामने 100 है। तो आगे बिना किसी कैलकुलेशन के ये कहा जा सकता है कि फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी समझ में आ रहा है कि जिस पॉइंट पर कट किया गया है वो पॉइंट कंप्लीट कंडेंसेशन से पहले आ चुका है, कंप्लीट कंडेंसेशन आने से पहले ही इंटरसेक्ट हो गए, तो पार्शियल कंडेंसेशन होगा। और पार्शियल कंडेंसेशन का मतलब होगा कि कुछ स्टीम बच जाएगी आपके पास, और कितनी स्टीम बचेगी वो देख लेते हैं। तो कितनी स्टीम लेफ्ट अगर पूछा जाए, कितना बचा, तो पहले ये निकालो कितना कंडेंस हो गया। तो स्टीम जो कंडेंस हुआ है वो निकालते कितना हुआ, कितना स्टीम कंडेंस हुआ। तो 3800 कैलोरी के करस्पॉन्डिंगली डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वेपराइजेशन 540, 3800 बाय 540 कितने ग्राम। ये रफली देखना पड़ेगा कितना आएगा। 380 बाय 540 की वैल्यू रफ एस्टिमेशन से 7 ग्राम के आसपास। 7, तो 7 ग्राम कंडेंस हो गया यानी कि 3 ग्राम बच गया। बस आंसर आ गया आपका।
वैसे तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पेपर में ना ये सब करने की जरूरत पड़ती नहीं है, अगर आप ग्राफ बनाते हो तो वैसे ही मालूम चल जाता है कि आंसर 0 आएगा या 100 आएगा। सो फाइनल आंसर आ गया, फाइनली 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 3 ग्राम स्टीम बच जाएगी यदि कंडेंस नहीं हो पाएगी, 7 ग्राम जो कंडेंस हुआ वो पानी बन जाएगा, और 20 ग्राम आइस मेल्ट हो चुका है। तो टोटल पानी कितना हो गया, मतलब टोटल वाटर कितना हो गया फाइनली? सो फाइनली 27 ग्राम वाटर बचेगा 20 ग्राम आइस से और 7 ग्राम स्टीम से, और 3 ग्राम स्टीम होगी। समझ आया प्रोसेस? यस सर। सर 100 डिग्री पहुंचने पे वाटर का फेस चेंज होकर स्टीम पे नहीं कन्वर्ट होगा और हीट नहीं, एब्जॉर्ब नहीं। करके? नहीं होगा, क्योंकि जो पहले वाली स्टीम है वही कंडेंस हो रही है। जब पानी 100 पर पहुंचा तो प्रोसेस बंद हो गया ना, मतलब 100 को टच करते ही प्रोसेस बंद हो गई। मतलब हम घर में पानी को बॉयल कर रहे हैं और जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 हुआ हमने गैस ऑफ कर दी, तो उसके आगे कुछ होगा ही नहीं है। अगर हम हीटिंग कंटिन्यू रखते 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद भी अगर हम उसको हीट करते रहते तब तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती। नहीं आया बात समझ में ये? सर तो स्टीम से और हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा? नहीं, कैलोरीमेट्री में देखिए, मतलब स्टीम हीट रिलीज कर रहा था, आइस हीट एब्जॉर्ब कर रहा था। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर हीट रिलीज्ड बाय स्टीम और हीट एब्जॉर्ब बाय आइस की वैल्यूज बराबर हो गई। जब हीट लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट और हीट गेन बाय द अदर ऑब्जेक्ट बराबर हो जाते हैं, तो शायद हम इसको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलते हैं कि जब ये मूवमेंट आ जाता है कि एक का हीट लॉस दूसरे का हीट गेन बन जाए तो वो प्रोसेस का एंड हो जाता है, एंड ऑफ अ प्रोसेस। ये कैलोरीमेट्री के वर्किंग प्रिंसिपल में बताया गया है। यस सर। हाँ, तो इसको ट्राई करना है ग्राफ से, और जो बाकी असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो भी ट्राई करिएगा, उनका हम सोल्यूशन भेज देंगे तुम लोग को, डिटेल्ड सोल्यूशन, तो उसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, बाकी अब अगली क्लास में देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।